हाँ भाई, राधे राधे। आइए आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया उस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था भैया, वो हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग। क्या किया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग। अब उस प्रयोग के बाद जो हमें इस प्रयोग करने के बाद क्या ग्राफ प्राप्त होता है, क्या कर्व प्राप्त होता है, उस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आगे प्लांक ऑसिलेटर क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है भाई। और इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है, डेफिनेट है, बीएससी थर्ड ईयर में फिक्स आता है ना। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी श्योर आता है, कंपटीशन में भी आता है। आइए देखिए इसका कर्व कैसा प्राप्त होता है। इधर है हमारा E, इधर है हमारा लैम्डा, यानी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। इमिशन एनर्जी पावर। इधर क्या है? तरंग दैर्घ्य। इसका ग्राफ क्या होता है ये देखिए। ये देखिए, ये इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो कहानी है उसको जरा ध्यान से समझोगे। इस ग्राफ के लिए पहले इधर जा रहे हैं तो लैम्डा बढ़ रहा है, हाँ, इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है, हाँ। अब देखिए ग्राफ यहां से चालू हुआ एंड वहां हो रहा है, तो कैसा ग्राफ हुआ? पहली बात तो कंटिन्यूअस, सतत। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां जो वैल्यू एनर्जी का मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। ये जो वैल्यू है मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है कैसा है? मैक्सिमम। अधिकतम वैल्यू है या नहीं बोलो? ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं, ये जो मान मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? अधिकतम। ये जो मान है तो इसके लिए लैम्डा मान लिए लैम्डा 1, इसके लिए कंसीडर कर लिए लैम्डा 2 और इसके लिए कंसीडर कर लिए लैम्डा 3। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक भैया? नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से, पहला ही इसका जो निष्कर्ष आता है, पहली इसकी विशेषता है कि ग्राफ कैसा है? सतत है। कैसा कर्व है भैया? सतत, कंटिन्यूअस। कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस। ठीक है भैया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और आते। टेम्परेचर जैसे इस थर्ड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टेम्परेचर कंसीडर कर लिया T3, सेकंड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कंसीडर कर लिया टेम्परेचर T2 और फर्स्ट वाले के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टेम्परेचर कर लिया T1। जब इधर जा रहे तो टेम्परेचर देखो सबसे अधिक किसका है? ये T1, उसके बाद T2, उसके बाद T3, और भी आता T4 वाला, T5 वाला, लेकिन हमने वो नहीं बनाए। तो देखिए इसमें लैम्डा का फॉर्म देखिए, लैम्डा कौन सा अधिक है? इधर जा रहे तो लैम्डा का मान क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो लैम्डा 3 क्या है? सबसे अधिक, और लैम्डा 1 सबसे कम। तो देखो इनका लैम्डा का तो क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 कम, लैम्डा 2 इससे अधिक, और लैम्डा 3 इससे अधिक, और 4 होता तो लैम्डा 4। टेम्परेचर का क्या होगा? T1, T2, अब तुम बताओ T3 क्या रिलेशन होगा? तुम बताओ ग्राफ को देखते हुए। T1 क्या है? देखो सबसे अधिक, T2 उससे कम और T3 उससे कम। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो यहां से एक समझ में आता है कि ग्राफ कैसा है भैया? बोलो कंटिन्यूअस। कैसा ग्राफ है ये? सतत। यहां से स्टार्ट हुआ एंड यहां हो रहा है इधर जाके। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जब हम चर्चा करें, अलग अलग टेम्परेचर के लिए बात की है, अलग अलग टेम्परेचर के ग्राफ हमने यहाँ दर्शाए। बोलो बात आया समझ में? चलें आगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम इसमें तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे इसमें हम वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता जा रहा है? देखो बढ़ता जा रहा है। एनर्जी का वैल्यू क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट पर जाके एनर्जी का वैल्यू कितना हो जा रहा है? मैक्सिमम। और आफ्टर दिस पॉइंट फिर लैम्डा का मान बढ़ाया तो एनर्जी का वैल्यू फिर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हाँ, क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आया है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का लेमडा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में लेमडा का जब वैल्यू हमने बढ़ाया तो इसका वैल्यू कहां की ओर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एनर्जी का। एक पॉइंट पर आके एनर्जी कितनी हो गई, मैक्सिमम, और उसके बाद भी यदि हमने मान बढ़ाया है तो क्या हो गया, लेमडा का वैल्यू जैसे बढ़ाया तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बोलो। और देखो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर, ये देखो T3 सबसे कम, T2 फिर T1, तो T3 सबसे अधिक है, इधर आए तो जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, किसको बढ़ाते जा रहे हैं, बोलो भैया, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, तो एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ये भी क्या होता जा रहा है, ये मैक्सिमम भी क्या होता जा रहा है, बताओ, बढ़ता जा रहा है। यानी देखो T3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, यहां मान लो E3, यहां मान लो E2 और यहां मान लो E1, तो इनमें सबसे अधिक कौन सा है, देखो E1 और मैक्सिमम है, तो इनका यदि मैं रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, E1 मैक्सिमम ग्रेटर देन E2 मैक्सिमम और ये E3 मैक्सिमम, बोलो। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो ऊर्जा के शिखर मान में भी क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, दूसरा। देखो हम जैसे जैसे ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो एनर्जी का जो शिखर मान है वो क्या होते जा रहे हैं, देखो बढ़ते जा रहे हैं। आया बात समझ में। इससे पहले वाला पॉइंट हमने देख ही लिया कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लेमडा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो पहले लेमडा बढ़ाने पर एनर्जी का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट पर आके क्या हो गया, मैक्सिमम, अधिकतम, और उसके बाद जब फिर भी हमने लेमडा बढ़ाया तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, दिख तो बराबर रहा है ना, तुमको दिखाई तो दे रहा ना सबको बराबर, हाँ बराबर दिख रहा है, ठीक है भैया। अगला पॉइंट हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा, देखिएगा, वीन विस्थापन नियम। क्या आता है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन विस्थापन नियम, ये क्या कहता है, वीन विस्थापन नियम, ये कहता क्या है, वीन विस्थापन नियम क्या कह रहा है, देखो ग्राफ को, वापस आ जाओ ग्राफ पर। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे या तो हम लेमडा बढ़ा रहे हैं या फिर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, या तो हम, जैसे हम पहला पॉइंट ले लो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य, अधिकतम E3 से संबंधित तरंग दैर्ध्य कौन है, लेमडा 3, E2 से संबंधित तरंग दैर्ध्य कौन है, लेमडा 2, और E1 से संबंधित तरंग दैर्ध्य कौन है, लेमडा 1। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य कहां की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर T3 से अधिक कौन, T2 किया, T2 से अधिक कौन किया, T1, तो T3 से संबंधित तरंग दैर्ध्य कौन, लेमडा 3, और T2 से संबंधित तरंग दैर्ध्य कौन, लेमडा 2, और T1 से संबंधित तरंग दैर्ध्य कौन, लेमडा 1। इधर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, यानी लेमडा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा का मान क्या होता जा रहा है भैया, कम होता जा रहा है। बोलो ये बात समझ में आई क्या, अरे बताओ तो, क्या कहा हमने, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाए, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाए तो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य, अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर क्या होता जा रहा है, विस्थापित होता जा रहा है। ये क्या है, वीन विस्थापन नियम, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं। तो इसके लिए लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू B/T। बोलो बात आया समझ में। वेयर B इज वीन कांस्टेंट, B नियतांक, और B का वैल्यू कितना होता है, B इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। बोलो बात आई क्या समझ में। ये वीन विस्थापन नियम है, इसका क्वेश्चन बनता है, बराबर बनता है। आगे देखिए, फिर ग्राफ पर आ जाओ। अगला पॉइंट,
ये फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर देख लीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, मिनिमम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है। ये किसका लॉ था बताओ? बीन विस्थापन का नियम। क्लियर? अगला देखिए, दो ऊर्जा होती है, तो कुल ऊर्जा होती है और एक मैक्सिमम ऊर्जा होती है, दो एनर्जी होती हैं। तो ई मैक्सिमम अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, ई मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू टी पावर 5। ऊर्जा का शिखर मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टी पावर 5। बताया समझ? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टी पावर 5, टेम्परेचर पावर 5। क्लियर? एंड नेक्स्ट, ई कुल स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, ई कुल प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, ये किसके समानुपाती होती है? टोटल स्पेक्ट्रम एमिशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर पावर 4। क्लियर? ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 वेयर ई टोटल इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। बोलो कोई दिक्कत है? वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट, यही लिख दे, वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक। सिग्मा क्या है? स्टीफन नियतांक, जिसका वैल्यू सिग्मा इक्वल टू, उधर लिख देते हैं, है ना, जिसका वैल्यू 5 सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर केल्विन। ये इसका क्या होता है भैया? डाटा होता है, ये सिग्मा का मान होता है। और किसका नियतांक है? ये स्टीफन नियतांक, स्टीफन साइंटिस्ट थे उनके नाम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि साइंटिस्ट आए कुछ, एक तो बीन विकिरण सूत्र है, हम जानते हैं बीन, और दो साइंटिस्ट थे रेले जीन्स, ये दो साइंटिस्ट थे। तो यहाँ कहानी क्या हो रही थी? क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बीन जो है ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता के यहां तक के पार्ट को समझा पा रहा था। ये लैम्बडा है, इधर क्या है? ई एनर्जी, ये आगे बढ़ा दिया हमने। तो यहां तक जो पार्ट है इसके लिए लैम्बडा क्या है? छोटा, लघु, और इसके लिए लैम्बडा क्या है? उच्च। इस वाले पार्ट के लिए लैम्बडा उच्च, इस वाले पार्ट के लिए लैम्बडा लघु। तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बीन विकिरण सूत्र केवल लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझा पाया। उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए ये बीन विकिरण सूत्र क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, लागू नहीं ही हुआ। आया बात समझ में? और रेले जीन्स की जो कहानी है, जो रेले जीन्स है, इन दोनों ने क्या समझा पाया? चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग रेले जीन्स सूत्र जो है उच्च तरंग दैर्ध्य वाले आधे भाग को समझा पाया। लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। दिखाई तो दे रहा ना सबको? हाँ, लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। कोई दिक्कत भैया?
लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को कौन समझा रहा था? बीन, अकेला बीन। उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग को कौन समझा पा रहे थे? रेले और जीन्स। यानी बीन विकिरण सूत्र उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए मान्य नहीं हो पा रहा था और रेले जीन्स सूत्र लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा। ये इनकी बात थी, यहां आके कहानी होती है। ये हमने निष्कर्ष निकाले ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के, इसके पॉइंट बना के अब तुम लिख लीजिए अपनी थ्योरी में कि कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका हेडिंग डालोगे, कृष्णिका विकिरण की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ग्राफ के निष्कर्ष, कृष्णिका विकिरण की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ग्राफ के निष्कर्ष। और पहला पॉइंट लिखोगे, पहला ही पॉइंट लिखोगे, यह ग्राफ सतत है। पहला पॉइंट लिखोगे, दिस कर्व इज द कंटिन्यूअस, यह ग्राफ सतत है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णिका ऊर्जा स्पेक्ट्रम ग्राफ से स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, कृष्णिका स्पेक्ट्रम ऊर्जा ग्राफ से स्पष्ट है कि, ऊर्जा ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे 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 ताप के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि होती है, वैसे 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 ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। क्लियर भैया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी नियत ताप के लिए, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, नियत ताप के लिए तरंग दैर्ध्य का मान, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने पर ऊर्जा पहले बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने पर ऊर्जा पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर अधिकतम होती है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर, आफ्टर दैट, उसके बाद तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर ऊर्जा घटती है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट पॉइंट, और इस पर अच्छे से नोट डाल लेना, वीन विस्थापन नियम, वीन विस्थापन नियम, इस पर अच्छे से नोट डाल लेना, स्टार लगा लेना, जो तुम लगाते हो काम कर लेना और लिखिएगा इसमें वीन विस्थापन नियम। अकॉर्डिंग टू द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन विस्थापन नियम के अनुसार, वीन विस्थापन नियम के अनुसार 66 से लिखना चालू करोगे इसे डबल कोमा में, है ना? जो बच्चे लिखते हैं उनको तो पता है। वीन विस्थापन नियम के अनुसार कृष्णिका वक्र में, कृष्णिका वक्र में जैसे जैसे, कृष्णिका वक्र में जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, वैसे ही अधिकतम ऊर्जा, वैसे ही अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य, वैसे ही अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होता जाता है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होता जाता है। शिफ्ट को लिखोगे विस्थापित होता जाता है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है।
अर्थात ताप कोमा तरंग दैर्ध्य के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ताप कोमा वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप कोमा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये लिख दोगे लैम्बडा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/t, लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू b/t, वेयर v इज द बीन कांस्टेंट, v का वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये यहां तक डाटा लिख दोगे। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में कृष्णिका विकिरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा का मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। ई मैक्सिमम का वैल्यू ताप की 5 पावर के समानुपाती होता है। ऊर्जा का शिखर मान टेम्परेचर की 5 घात के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से स्पष्ट है कि स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के अनुसार, स्टीफन ये लिख रहा, स्टीफन फलन थोड़ी है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के अनुसार कुल स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। दैट इम्प्लाइज ई कुल प्रोपोर्शनल टू T⁴, अर्थात करके लिखोगे, अर्थात ई कुल प्रोपोर्शनल टू T⁴, ई कुल बराबर सिग्मा T⁴, वेयर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। इसका वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट/मीटर² केल्विन पावर 4, 5, 6, 7, 8 स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो आगे चलें, कमेंट करके जल्दी बताओ। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बीन विकिरण सूत्र केवल, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार बीन विकिरण सूत्र केवल कृष्णिका वक्र के लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझा पाता है। कृष्णिका वक्र के लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझा पाता है। यह उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए मान्य नहीं होता है। यह उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आधा ग्राफ बना लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये क्या है? इधर एनर्जी, इधर क्या है? लैम्बडा। और एक कैसा है? लैम्बडा लघु, शॉर्ट। ठीक है। और दूसरे कौन से साइंटिस्ट आए आधे पार्ट को समझाने के लिए उच्च वाले भाग को लिए? रेले और जीन्स, जो अपन ने पहले बताया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे और उसके लिए ये वाला ग्राफ बनाओगे।
चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, लाइन चेंज करके लिखोगे, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रेले जीन्स विकिरण सूत्र, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रेले जीन्स विकिरण सूत्र कृष्णिका वक्र के केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझा पाता है, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझा पाता है। यह लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए, यह लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है, काम नहीं करता है। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है, किसी बालक को कोई दिक्कत है? नहीं है तो यहां तक पढ़िएगा, और तुम्हें यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर और कई सारे लिंक दे रखे हैं, उन पर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अपने सहपाठियों के लिए जिन तक सहायता पहुंच सके वहां तक पहुंचाइएगा। हम हर तरह का कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट हम जो पढ़ेंगे प्लांक ऑसिलेटर, उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई। राधे राधे, जय भारत।